हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं बबलू सरोज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी देखा था, मतलब सतत आवेश वितरण देखा था बेटा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज एक डेरिवेशन करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट हेडिंग लगा लो सभी बच्चे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से लिखते हैं बेटा, तीव्रता का सूत्र। ठीक है मेरे भाई, ये देखने वाले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने मान लिया बिंदु आवेश के कारण निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये कोई प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है, ठीक ना, जो बिंदु ए पर क्या है स्थित है। ठीक है भाई, प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है जो कहाँ पे स्थित है, बिंदु ए पर क्या है स्थित है। ठीक है, इससे हमने आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया। उस बिंदु का नाम क्या है हमारा, पी। इसी बिंदु पे हमें क्या करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि परीक्षण आवेश की जरूरत होती। ई बराबर क्या होता था, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, क्यू नॉट क्या होता था, परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश कहते थे। तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वो जितना बल का अनुभव करता है वही उसका क्या कहलाता है बेटा, वही बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हमें ई निकालने के लिए हमें हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, परीक्षण आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने मान लेगा बेटा कि जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहाँ पे हमें क्या करते हैं, परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक क्यू नॉट की कल्पना कर लिया। और क्यू नॉट है क्या बेटा, हमारा परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू नॉट है। ठीक है ना, तो दोनों एक जैसे आवेश हैं, तो प्लस क्यू नॉट पे कितना बल लगाएगा बेटा, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है ना, तो वही जो बल होगा बेटा, वही बल क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब अगर हम बल निकाल लें, वही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है ना, तो फटाफट हम क्या करते हैं, निकालते हैं बेटा। तो देखिए पहले इसकी थियोरी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखो थियोरी लिखने का तरीका कैसे होगा कि माना प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है, ठीक है ना, जो बिंदु ए पर स्थित है तथा बिंदु ए से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा करने के लिए बिंदु पी पे हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं बेटा कि माना प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है जो बिंदु ए पर, जो बिंदु ए पर स्थित है तथा बिंदु ए से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है या ज्ञात करनी है। इसलिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश जिसका नाम क्या है बेटा, क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। ठीक है भाई,
तो अब क्या करेंगे, अब ये प्लस क्यू क्या करेगा, क्यू नॉट पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो हम क्या करें बेटा, वो बल निकालते। बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। भाई कूलाम ने क्या किया था बेटा, दो बिंदु आवेशों के कारण क्या किया था, बल का सूत्र दिया था, तो कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, हम मान लेते कितना बल लग रहा है बेटा इनके बीच, एफ बल लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल किसके सूत्र से बेटा, सूत्र कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता कूलाम का नियम, F बराबर क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या होता बेटा, R²। इसी से क्या करेंगे, तो फटाफट करते हैं, देखो ध्यान से। तो सूत्र तो हमको पता है, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का स्थान पे यहाँ पे क्या है Q, Q2 का स्थान पे क्या है Q नॉट, इनके बीच की दूरी कितनी है R, तो R ही लेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 का स्थान पे आ जाएगा Q और Q2 का स्थान पे क्या आ जाएगा Q नॉट, और बटे इनके बीच की दूरी कितनी है R, तो R² हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर होता है। अब बेटा आप जानते हैं इस Q नॉट को यहाँ नीचे ले आते हैं, तो F के नीचे लाएंगे तो F अपान क्या हो जाएगा Q नॉट, और बराबर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बेटा क्या Q/R²। इसको समीकरण नंबर क्या दे बेटा, फर्स्ट। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पढ़ाया था आपको बेटा मैंने, F अपॉन क्या होता है Q नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 मानो। तो जहां हमारा F अपॉन Q नॉट है वहां क्या रख सकते हैं E, तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं E। तो बेटा समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो जहाँ ये है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बेटा क्या आ जाएगा Q/R²। और यही क्या होता है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर आपको बताया था इसका मात्रक बेटा, ठीक है ना। आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा बेटा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो डायरेक्ट हम बेटा यही सूत्र रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे वो माइनस आवेश हो, ठीक है ना, तो सबके लिए सूत्र यही होगा बेटा, ठीक है ना। बस वो हो कैसा आवेश, बिंदु आवेश हो, ठीक है ना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², ठीक है बेटा। तो ये बच्चे फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो फटाफट सभी बच्चे नोट कर ले, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया होगा। चलो हेडिंग डाल लेते बेटा, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है मेरे भाई। अब क्या होता है ये अध्यारोपण का सिद्धांत, तो देखो ध्यान से, बहुल का मतलब होता है बहुत सारे आवेशों के बीच, ठीक है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि कोई निकाय है। निकाय का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम बेटा जिसमें 2 या 2 से अधिक कण हो, तो उसको बोलते हैं क्या, निकाय। जैसे किसी क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हो, बच्चों का निकाय, ठीक है ना।
2 से ज़्यादा बच्चे हैं तब भी उसको क्या बोल सकते हो आप, बच्चों का निकाय, ठीक है ना बेटा। क्योंकि मैंने बताया कि निकाय का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कण होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, निकाय, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 बच्चे से कम है, अगर एक बच्चा है तो उसको हम निकाय, उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, सिस्टम नहीं बोल सकते, कोई निकाय नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं आया। तो निकाय उसे बोला जाता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं क्या बेटा, निकाय, ठीक है ना। चाहे वो 2 या 2 से अधिक कण हो, अगर कहीं चार मार्कर रखे हुए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मार्कर का निकाय है, ठीक है ना। ये भाई कहीं पे कण उपस्थित है तो कणों का निकाय है, कहीं पे बेटा बच्चे हैं तो बच्चों का निकाय है। तो निकाय का मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुल आवेशों के बीच कह रहा, तो इसका मतलब निकाय के अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसे भी बोल सकते हो। तो निकाय का मतलब बहुत का मतलब आ जाता है भाई, जैसी बात है उसमें 2 या 2 से अधिक आवेश होंगे तो वो आवेशों का निकाय कहलाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई निकाय है वो कई आवेशों से मिलकर बना है। तो निकाय का मतलब आप सबको समझ में आ गया हो कि निकाय किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें होती हैं। अब वो चाहे आवेश हो, चाहे कण हो, चाहे जिसकी बात करूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवेश की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कोई निकाय होगा जो कई आवेशों से मिलके बना होगा। तो मान लेते हैं कि भाई कि कोई निकाय है, ऐसे ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया कोई निकाय है, एक Q1 आवेश भी है, उसमें Q2 आवेश भी है, Q3 आवेश भी है, Q4 भी है, Q5 भी है, ऐसे कितने हैं डॉट डॉट डॉट, हम मान लेते Qn आवेश है। कोई निकाय है n आवेशों से मिलके बना है, और सभी ये जो आवेश हैं, मान लेते हैं ये जो आवेश है हमारा Q2, ये बेटा Q1 से कितनी दूरी पे है, R12 दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक इनकी बीच की दूरी कितनी है, R13। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी इनकी Q4 है बेटा, ये तो R14 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी बेटा ये Qn है तो R1n हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी अगर पूछा जाए बेटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा Q1 आवेश था ना, ठीक है, ये मान लेते बेटा Q15 हो जाएगा। तो बहुत ये कोई हमारा क्या बन गया, एक निकाय बन गया, ठीक है ना। तो ये कोई निकाय है, ये कोई सिस्टम हो गया बेटा हमारा। अब ये जो सिस्टम है ये कई आवेशों से मिलकर बना है। कितने आवेश है बेटा, Qn मैंने बोल लिया, ठीक है ना। n आवेश है, पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, चौथा Q4 है, पांचवा Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो हमने मान लिया लास्ट वाला जो आवेश है वो Qn है, ठीक है ना। और इनकी दूरी भी मैंने दे दिया कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R1 भी मान सकते थे, R2 मान सकते थे, R3 मान सकते थे, ठीक है ना। R12 इसलिए माना है कि R12 का मतलब है Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। R13 का मतलब है बेटा कि पहला आवेश है वो जो तीसरा आवेश है उनके बीच की दूरी। R14 का मतलब है बेटा कि पहला आवेश और चौथा आवेश के बीच की दूरी। R1n का मतलब है बेटा पहला आवेश और लास्ट वाले आवेश के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि भाई अगर कोई निकाय है बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है क्या है, वो चीज़ सुनो भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि निकाय क्या होता है, लेकिन अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिए। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई आवेश, भाई निकाय है वो कई आवेशों से मिलके बना है, तो उस निकाय के भीतर किसी एक आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा ना बेटा, इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, जैसे मैंने मान लिया ये निकाय है, इस निकाय में बेटा Q1 आवेश पर, किस आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 के कारण Q3, Q4, Q5 ऐसे जितने भी आवेश हैं सबके कारण जो लगने वाला बल होगा, ठीक है ना, उनका परिणामी बल जो होगा बेटा, ये इस पर जो बल लगेगा, जैसे मैंने मान लिया बेटा कि Q1 आवेश पर लगने वाला बल का कितना बल लग रहा है बेटा, F। किसके कारण लग रहा है, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि बेटा आपको पता है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, सारे प्लस आवेश हैं। अगर माइनस भी हो आप माइनस भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको प्लस में लिया है Q2, यहाँ माइनस Q3 भी कह सकते थे, यहाँ माइनस Q4 भी कह सकते, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन हमने माइनस लेकर ड्रॉ नहीं किया। माइनस होता बस ये फर्क हो जाता बेटा कि दोनों के बीच कौन सा बल काम करता है, आकर्षण। प्लस माइनस होता तो, अगर माइनस माइनस है दोनों तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्लस प्लस भी है तो भी क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनके और इनके बीच जो बल लगेगा बेटा वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, वो क्या है बेटा F12। इनके बीच का जो बल हो बेटा वो क्या है, F13। इनके बीच का जो बल है वो बेटा F14 है। इनके बीच का जो बल है वो बेटा हम मान लेते हैं F15 है। इनके बीच का जो बल है वो है बेटा F1n, ठीक है ना। अब परिभाषा ध्यान से सुनिए अध्यारोपण का सिद्धांत का। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय, यदि कोई निकाय है बेटा कई आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर, कोई भी आवेश ले लो, जरूरी नहीं आपको Q1 लो, ठीक है ना, हम Q1 लेकर आपको समझा रहे हैं। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा अन्य आवेशों के द्वारा
लगाया गया बलों के सदिश योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलके बना है तो किसी एक आवेश पर, किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर जो इन आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल होगा, मतलब F, ठीक है ना, इसके द्वारा लगाया गया बल, 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 ठीक है ना, जितने भी आवेश होंगे सब बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब F ये परिणामी बल हो गया। Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लग रहा है, F12, तो F12 हो जाएगा, प्लस इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है, F13 हो जाएगा, प्लस इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है बेटा, तो F14, तो F14 हो जाएगा। फिर अगला इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है, प्लस का F15, ऐसे जितने भी होंगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले आवेश के कारण इस पे कितना बल लग रहा है, F1n, ठीक है ना। यही होता है हमारा बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है जो परिणामी बल होता है, ठीक है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत सबको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलके बना है तो किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखना चाहो तो फटाफट आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए कि जब कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना होता है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है और इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना बेटा। लगने वाला परिणामी बल क्या था हमारा, F, अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल बेटा ये है, इनके सदिश योग का मतलब होता है बीच में प्लस, सदिश योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनिए, अब एक चीज और क्या यहाँ पे देखना है बेटा, भाई इस तरह से तो हम जान गए, अब इसको और मॉडिफाई करना है बेटा। ये जो बल है, बल निकालना चाहें तो परिमाण की बात करेंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है जिसके अंदर बेटा क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो मैं यहाँ पे परिमाण निकाल रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है, F12। कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो कूलाम के नियम से। तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना माना है बेटा, 2 के कारण 1 पे कितना बल लग रहा है, F12। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम के नियम से, F12 हो तो ऐसे लिख लेंगे, F12 हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे लाल, F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा होता है R²। F के स्थान पे क्या आ जाएगा, F12 और 1/4π बराबर 1/4πε0 इंटू Q1। भाई यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 और Q2 है, तो Q1 और Q2 ही रहेगा मेरे बच्चे। और दूरी इनके बीच की कितना मानो आपने, R12 माना है, तो R12 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, R12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आ गया बेटा आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें, कि आवेश Q3 के कारण, किस पे बेटा, आवेश Q1 पर लगने वाला बल कितना बेटा हो जाएगा बेटा, इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है, F13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F13 हो तो, अब बेटा यहाँ भी कूलाम का नियम ही लगाएंगे, तो जहाँ F आता है वहाँ आ जाएगा F13 इक्वल टू, ये तो बेटा वही रहेगा 1/4πε0। Q1 का स्थान पे तो Q1 ही रहेगा क्योंकि 2 आवेश है, और Q2 का स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q3, और दूरी क्या हो जाएगी इनके बीच की, R13 माना है आपने, तो R13 का होल स्क्वायर। ये किसके कारण आ गया,
Q3 आवेश के कारण। इसी प्रकार बेटा अगर हम Q4 के कारण निकालेंगे, Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा, F14 हो तो फिर बेटा कैसे क्या करेंगे, वही आ जाएगा, सूत्र लगाएंगे, F14 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का स्थान पे तो Q1 ही रहेगा, लेकिन Q2 का स्थान पे Q4 आ जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी R14 का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे बच्चे, ये हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाले का अगर निकालना चाहूँ तो लास्ट वाले क्या आ जाएगा, ठीक है ना, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तब हम क्या करते हैं आगे निकालते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं, इसको रफ ही कर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाले के कारण निकालेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाले कारण अगर हम निकालें तो Qn के कारण इस पे बेटा Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल क्या था बेटा, F1 माना था ना मैंने, F1 हो तो फिर वही कूलाम का सूत्र लगाएंगे, जहाँ F होता है वहाँ आ जाएगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ Q1 है बेटा तो Q1 ही रहेगा, लेकिन Q2 का स्थान पे Qn आ जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगी R1n का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा लास्ट आवेश के कारण। इन सबका मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 1 में। तो जब सबका मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या आएगा, तो लिखो सबका मान, सभी का मान, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में F12 F13 F14 F15 डॉट 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 F1n का मान रखने पर, इन सब का मान रख दे बेटा, रखने पर यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F बराबर बताइए क्या आ जाएगा, फटाफट रखिए, सारा वैल्यू पुट करिए, तो क्या आएगा, F12 का मान आपने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या आया था Q1 Q2 बटे क्या R1 का स्क्वायर, ये आया था। F13 का मान आपने क्या निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 जहाँ Q2 आता था वहाँ Q3 आ गया था, जहाँ R12 था वहाँ R13 आ गया था, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर बेटा Q1 और क्या आ गया था Q4 आ गया था, और क्या आ गया था R14 का क्या होल स्क्वायर। ऐसे डॉट 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 लास्ट वाले का अगर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा Q1 और Qn बटे क्या बेटा R1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन अगर लेना चाहो तो कॉमन ऐसे भी ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे Q1 आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा बेटा Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर, Q3 बटे R13 का होल स्क्वायर, प्लस Q4 बटे R14 का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 Qn बटे R1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा, ये हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी सब में था, और बेटा Q1 भी तो सब में कॉमन है, तो मैंने सबको कॉमन ले लिया, यही तो बचा, तो यही होता तुम्हारा बेटा। आप इसको मॉडिफाई करके आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना, नहीं आप यहीं तक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ बेटा, क्या मैंने बताया आपको, ठीक है भाई। मैंने आपको ये बताया अध्यारोपण बहुल आवेशों के बीच का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि कोई निकाय है वो कई आवेशों से क्या हो बेटा मिलकर बना है, तो निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। तो हमने क्या मान लिया था बेटा, F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, ठीक है ना। फिर मैंने इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।